नमस्कार, मैं मधु सिंह आप सभी का हिंदी मेला के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के विमर्श और मेरा लेखन विषय पर आयोजित साक्षात्कार के अंतर्गत आज हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदी की प्रख्यात कथाकार मैत्रेयी पुष्पा जी। सबसे पहले मैं हिंदी मेला के YouTube चैनल पर मैत्रेयी पुष्पा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबको नमस्कार करती हूँ, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं। जी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वर्ष कोरोना काल के कारण 26वें हिंदी मेला का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इस साक्षात्कार को शुरू करने के पहले मैं मैत्रेयी पुष्पा जी का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैत्रेयी पुष्पा जी का रचना संसार व्यापक होने के साथ साथ विविधताओं से भरा हुआ है। स्त्री विमर्श के मुद्दे को अर्थपूर्ण बनाने में आपकी विशेष भूमिका रही है। अपने लेखन में आपने स्त्री जीवन की असंख्य कथाओं को महज वृतांत ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें संवेदना, प्रेम, आत्मीयता, प्रश्न और प्रतिरोध से भी जोड़ा। आज समकालीन उपन्यासकारों में आप विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। अनसुनी और अनकही सत्य को आपने अपनी संबद्धता से सुनने और कहने लायक बनाया। आदिवासी और स्त्री के मौन को तोड़ते हुए उन्हें बोलने तथा चीखने का संस्कार दिया। आपके प्रमुख उपन्यास हैं बेतवा बहती रही, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन, कही इसुरी फाग, त्रियाहट, गुनाह बेगुनाह। इसके अलावा आपके कई कहानी संग्रह, स्त्री विमर्श पर केंद्रित आलोचनात्मक पुस्तकें तथा रिपोर्टाज प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे तथा गुड़िया भीतर गुड़िया विशेष रूप से चर्चित है। आज देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में आपकी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। आपकी रचनाओं पर सैकड़ों शोध कार्य हो रहे हैं। मैत्रेयी जी को सार्क लिटरेरी अवार्ड, मंगला प्रसाद पारितोषिक, प्रेमचंद सम्मान, कथाक्रम सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपका हिंदी मेला के इस आयोजन में हार्दिक स्वागत है। मैम, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न है कि आज के वातावरण में स्त्री के विचारों एवं अधिकारों के लिए कितनी जगह है? जगह कितनी है ये पूछ रही हो, है ना? जी स्त्री के विचारों और अधिकारों के लिए तो हर जगह की बात है कि जगह बनाने का की कोशिश उसी को करनी पड़ती है जिसे अधिकार लेना होता है। विचार उसी को देना होता है जिसे अपना हक लेना होता है। उसके लिए कोई और नहीं आएगा। मान लीजिए कि हमारे पक्ष में, मतलब कि स्त्रियों के पक्ष में किताबें भी लिखी गईं और ऐसी किताबें भी लिखी गईं जो स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी बताई गईं लेकिन उनके विरुद्ध पड़ती हैं। दोनों तरह की किताबें हैं, लेकिन ये तो स्त्रियों का मसला है। स्त्रियों की चिंता का विषय है कि वो किसको अपने पक्ष में माने, किन किताबों को, और किन को अपने विरुद्ध माने, किन विचारों को। समाज में दोनों तरह के विचार हैं। समाज में दोनों तरह के समाज सुधारक भी हैं और दोनों तरह की ऐसी स्त्रियां भी हैं जो आपको स्त्री के पक्ष में कि स्त्री इसमें जो हम दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, इससे सुख शांति से रह सकेगी। और ऐसे विचार भी हैं कि उनसे स्त्री के जीवन में तूफान भी आएंगे। आपको कौन सा ग्रहण करना है, आपको ये खुद ही फैसला लेना है कि मुझे कांटों की राह चलना है या मुझे फूलों की राह चलना है। राहें दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्री के लिए रास्ते नहीं है, दो तरह के रास्ते हैं। तो जाहिर है कि जो आसान रास्ता है
वो लोग जल्दी चुन लेते हैं या स्त्रियां जल्दी चुन लेती हैं। और जो मुश्किल रास्ता है उससे बच के चलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हर मुश्किल के लिए तैयार रहती हैं और अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए बहुत चेतना संपन्न होती हैं। तो अब आगे पूछोगी तो ये चेतना क्या है? चेतना संपन्नता है क्या? तो इसको भी अभी बोल दूं कि जब स्त्री ने जाना, हमसे कहा गया चलिए वहां से लेते हैं। पहले जो स्वतंत्रता के पहले जो स्त्रियों ने लिखा, इवन उसमें माधवी वर्मा भी थी, तो माधवी वर्मा को ले लें और विमर्श में ले लें उनको, तो दो तरह का मिलेगा कि वो उसको भी मानती हैं जो स्त्रियों के लिए सुख और शांति का रास्ता है, और वो उसको भी मानती हैं जिसमें स्त्री को जद्दोजहद करनी है। वो उसको मानती हैं कि मुझे अपने जो भी मैं व्यक्त कर रही हूँ वो मुझे किसी बहाने से व्यक्त करना है, सीधा नहीं, है ना। और वो उसको भी मानती हैं कि मुझे श्रृंखला की कड़ियाँ लिखना है। तो जब उन्होंने गद्य लिखा तो श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा, और जब उन्होंने कविता लिखी तो ये लिखा कि पता नहीं वो कौन है, सब रहस्य में छिपा दिया। तो एक तरफ समाज का डर था, मैं वही मानूंगी। लोग तो तरह तरह की व्याख्या करते हैं, लेकिन मेरी अल्प बुद्धि में यही आया कि कि एक स्त्री होने के नाते उन्हें समाज का डर लगा। होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। समाज का डर लगा तो उन्होंने उसको एक रहस्यमय, उस पर पर्दा डाल दिया। और जब उन्हें लगा कि मुझे स्त्री के लिए कोई बात कहनी है, तो अपना नहीं, दूसरों के, दूसरी स्त्रियों के लिए उन्होंने श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा। ठीक है, उन्होंने ही लिखा इसलिए मजबूती हम उन्हीं की मानेंगे। तो ये है जो तुम हक और उनकी जो तुम बातें कर रही हो अधिकारों की, है ना, तो वो उस चेतना से आती है जिस चेतना में निर्भीकता होती है। अगर हम संकोच के साथ रहेंगे, हमें तो संकोच ही सिखाया गया है, नजरें झुका के चलो, उठा के नहीं। सिर भी झुका के चलो, तुम अच्छी लड़की हो, तुम अच्छी बहू हो, तुम अच्छी बेटी हो, जरा नभ के चलो, यही सिखाया है। लेकिन हम उसे, मैं उस हेकड़ी की भी बहुत हिमायती नहीं हूँ कि नहीं हम तो ऐसी गर्दन तान के चलेंगे कि तुमको भी पानी पिला देंगे। ऐसा नहीं, ऐसे होता भी कुछ नहीं है। फॉर द टाइम बिंग तो हो जाएगा, थोड़ी सी देर के लिए हो जाएगा, लेकिन एक कहते हैं कि एक जो आगे चलने वाला, आगे तक जाने वाला, वो विमर्श नहीं बनेगा। मैम, अभी आपने श्रृंखला की कड़ियां का जिक्र किया। श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि औरत की आजादी, एक स्त्री की आजादी उसके पर्स पर निर्भर करती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अरे मधु ठीक है, उनका मानना भी सही है और आज भी लोग मानते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि महिलाओं की आजादी पर्स पर नहीं, उनकी चेतना पर निर्भर करती है, उनकी जागरूकता पर निर्भर करती है। मैंने बहुत यहाँ स्त्रियां देखी हैं जो बहुत विदुषी हैं और बहुत बड़ी आचार्य हैं, वो विश्वविद्यालयों में बहुत बड़ा स्थान रखती हैं, और पर्स भी उनका अच्छा है, लाखों की तनख्वाह आती है। लेकिन गृहस्थ के लेवल पे, घर के स्तर पर उनकी क्या हालत है वो भी मुझसे छुपी नहीं है। वो इसलिए नहीं छुपी कि कई बार मुझे कॉलेजों में बुलाया जाता है, यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बुलाया जाता है, तो मेरा घर दूर है, नोएडा है और यूनिवर्सिटी बहुत दूर है। तो जो मैंने कह रखा है कि कोई मुझे लेने आएगा तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं कहाँ ढूंढूंगी, मेरा वास्ता पड़ा नहीं है शिक्षण संस्थानों से। कोई आती है लेने, जब वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, हर स्तर की आती हैं।
रास्ते में हमारी बात होती है मधु, तो उसमें से, उस प्रोफेसर में से वो स्त्री निकल के आती है कि जो आम स्त्री है, जिसका पर्स से कोई लेना देना नहीं है, पर्स तो वो घर के लिए ही कमा रही है, हैं? जिसका उसकी उच्च शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी सनद सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी उस क्या कहना चाहिए, उसका एक जो अस्तित्व होता है, उसका एक व्यक्तित्व होता है, वो उससे संबंधित है कि उसको, उसकी पहचान कितनी है उसके आसपास के घरों में। ठीक है, आप लड़के लड़कियों को पढ़ा के आइए, वो आपको टीचर मानेंगे, मान लेंगे आपकी बात, लेकिन मानना तो आपके परिवार को, आपके आसपास के समाज को, आपके जिले को, आपके देश को, उसको मानना है। वो आपको क्या मानता है? तो ऐसी ऐसी दास्तानें आई हैं मेरे सामने, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े अहंकार, जिसमें पुरुष ही जीतता है। मैं पुरुष की विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि हमने ही किया है वो अपना सर्वनाश। आरती उतार उतार के, कोई त्योहार आया आरती की थाली लेके खड़े हो गए, फिर चलनी में से उसका चेहरा देखा, भाई तुम इतना सब करोगे तो उसका तो अहंकार आसमान में चंदा से भी ऊपर चला जाएगा। वो चंदा से पहले तो तुम उनका मुंह देख रही हो, है ना? और फिर वो उसके हाथ से पानी पियेंगी, नहीं तो पानी नहीं पियेंगी। क्या चक्कर है, हैं? ये इतना ढोंग, इतना ढकोसला। मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, 10 यूं 20 यूं, कि हम एक साल में ये कितना ये आडंबर, कितना पाखंड, कितना ये कर्मकांड करते हैं। अंधविश्वासों की पूरी ओढ़नी ओढ़े हुए हैं हम। किस लिए? उसी सुरक्षा के लिए कि हे देव, तुम हम पर कृपा बनाए रहना। देव ईश्वर नहीं, देव वही है, परमेश्वर है। तुम हम पे कृपा बनाए रहना। किसने किया? ये हम ही ने किया है। हम नहीं देते पुरुष को दोष। ये विमर्श क्यों नहीं होता? तुम पूरा विमर्श उठा के देखो, पुरुष विरोध तो दिखाई देगा, जो मैंने भी किया है ना, कि क्योंकि हमें ये लिख लिख के पुरुषों ने दिया, किताबों में धर्म बताया, स्त्री का धर्म बताया, तो वो पुरुष ही तो थे। स्त्रियां तो जब तक लिखने में नहीं आई होंगी, और स्त्रियों ने लिखा तो पुरुषों की आवाज ही थी उसमें। तो ये अब तो सोचे, मैंने एक शब्द कहा तुमसे, चेतना। चेतना अभी भी नहीं आई। तुम देखती होगी, तुम कलकत्ते में रहती हो, हाँ हाँ, कलकत्ते में कुछ दूसरे वो होंगे पर्व त्योहारों के नाम पे ही ढकोसले। हमारे यहाँ ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ दूसरी तरह के ढोंग ढकोसले हैं। अगर उन ढोंग ढकोसलों को हम उन पे उंगली उठाते हैं तो हम दुश्मन हैं, हम समाज तोड़ू हैं, हम परिवार तोड़ू हैं, हम पति को प्रेम नहीं करने दे रहे। हाँ, और ऐसा अंदाजा लगाते रहे लोग। अब तो खैर साफ ही हो गया कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहती होंगी, कब की छोड़ चुकी होंगी। तो ताज्जुब करते थे, रह रही हो अभी, उनके साथ ही रह रही हो, क्योंकि मैंने आरतियां नहीं उतारी मैंने है। तो ये जो हम कुछ चीजें अपने जीवन से जो हमें स्त्री धर्म में शामिल करवाई गई हैं, कम से कम उन्हें तो निकालें। सबसे पहले तो यहीं से शुरू होगा। स्त्री धर्म है कि हम बराबर के हकदार हैं। बराबर के हकदार हम खाली लेने के लिए नहीं है, देने के लिए भी। हाँ? हक 2 तरह के होते हैं, एक देने के हक, एक लेने के हक। तो बराबर से दो और बराबर से लो। हम नागरिक हैं, संविधान ने हमें नागरिक बनाया है। आप जिसको वोट देते हैं, हमसे क्यों कहते हैं कि उसी को देना है वोट? हम कहें कि तो उसी को देना वोट, तुम दोगे क्या? या कोई भी राय दी जाती है तो सिर्फ या तो राय लेते ही नहीं है या सुन के रह जाते हैं। मैं बहुत से घरों की, बहुत से परिवारों की बात कह रही हूँ। ये सब जो बनाए गए, इनको समतल करना है। अभी ये ऊंचा नीचा है, सारा कुछ ऊंचा नीचा है, इसको समतल करना है। और मैं जब मुझे विमर्शों में बांधा जाता है
मधु, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ। मैं लेखन में आई तो मैं कोई विमर्श नहीं जानती थी। मैंने कभी सिमोन द beauvoir को नहीं पढ़ा था। मैंने जर्मन ग्रीयर को कभी नहीं पढ़ा था। और मैं इधर नंबर भी लिख गई, चाक भी लिख गई, कई उपन्यास लिख गई, कहानियां लिख गई, मुझे पता ही नहीं था। इसको मेरा अज्ञान मान लो, क्योंकि मेरे सामने मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसकी, ये समझ लो। मेरे सामने गांव की वो बड़ी बूढ़ियां थी जिनके पास बहुत अनुभव थे, और उन अनुभवों से ही वो उनके नतीजे निकालती थी, और अनुभवों से ये भी निकालती थी कि हमें करना क्या है। तो मेरी सिमोन द beauvoir तो वही थी, मेरी खेरापतिन दादी। हाँ, मेरी वो बहू जो आई थी मंदा के संग, मेरी सिमोन द beauvoir है। और मेरी जर्मन ग्रियर सारंग, मेरी जर्मन ग्रियर मंदा है, जिन्होंने क्रांति की, लोग कहते हैं क्रांति की, मेरे हिसाब से तो जो उन्हें करना था वो किया। अपने हकों के लिए लड़ी, अपनी जमीनों के लिए लड़ी। वैसे तो किसान को कहते हैं किसान जमीन का मालिक होता है, लेकिन लड़की लड़ रही थी वहां जमीन के लिए। तो किसान स्त्रियां तो कभी आई नहीं ना, तो वो किसान स्त्रियां मेरे साथ आई, बुंदेलखंड से आई, और वो आपकी दिल्ली के सिंहासन पर खड़ी हो गई आके, जिसपे मैले पाँव, कुछ मैले वेले पाँव धूल भरे, जिसपे आप के बड़े विद्युत जन आते हैं, विदुषियां आती हैं, वहां खड़ी हो गई आके। तो यही हमारा विमर्श था कि जो मामूली से मामूली स्त्री है, उसके पास डिग्रियां नहीं हैं, उसके पास वो साधन नहीं है जो पर्स भारी करते हैं, उसके पास वो साधन चिकनी सड़कें नहीं हैं, उसके पास मोटर गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन उसके पास एक ही खजाना है, वो है उसकी चेतना का, अपने अधिकारों के प्रति सजग होने का। उसके पास है एक जुबान जो आप लिख के भी नहीं कह पाती, और वो बोल के कहती है। वो बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहती है, वो अपने घूंघट में से ही कहती है। बात ये नहीं है कि पर्दा कितना है, कि ये इतना है, बात तो कहने की है। बिल्कुल मैम। मैम आप ये बताइए कि 21वीं सदी के इन 2 दशकों के स्त्री विमर्श की क्या समस्याएं और उपलब्धियां रही हैं? स्त्री विमर्श का जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है या मेरा भी ताल्लुक है, या हम जो मान के चल रहे हैं, एक समग्र रूप से मान के चल रहे हैं, वो हम स्त्रियों के लेखन को ही लेते हैं वहाँ पे। हालांकि जब मुझे चांद चाहिए आया तो पहला उपन्यास था जो एक पुरुष ने स्त्री विमर्श जैसा लिखा था, कि उसमें वर्षा वशिष्ठ जो है आगे आती है, हाँ, सारे स्ट्रगल करके। हाँ, तो जरूरी नहीं कि स्त्री ही लिखेगी, पुरुष भी लिख सकता है, और लिखा। मैं सुरेंद्र वर्मा को मैंने मानती हूँ इस मामले में, और मुझे चांद चाहिए को भी मानती हूँ। वो जिस राह निकली, किसी भी राह निकली, वो आगे चलती गई, बहुत रुकावटें थी। तो ये जो अभी तो तुम 20 साल की बात कर रही हो, 2000 से 2020 तक की, उसके बाद ये उपन्यास आए, हम लोगों ने भी लिखे, है ना, मृदुला गर्ग ने भी लिखा, हाँ, चित्रा का भी उसी वक्त आया था। ये लेखिकाओं ने लिखे थे, और वो बड़े लेवल पे लिखे थे, बड़े स्तर पे लिखे थे, ठीक है। उसके बाद हमारे बाद फिर हमारे जो बाद की पीढ़ी है वो आई। मुझे तो तुम बाद की पीढ़ी में ही शामिल कर लो, मुझे तो तुम बाद की पीढ़ी में शामिल कर लो, क्योंकि मैं 90 में आई हूँ, 90 में, है ना। 90 मेरी पहली कहानी छपी थी। मैंने, लोग कहते हैं लेट शुरू किया, लेट तो जो 40 साल की हो गई थी उन्हें भी शुरू लेट ही किया है, पर मेरे नाम पे लेट लिखा जाता है, ठीक है। तो तो फिर चलिए मैं उसी पीढ़ी में शामिल होती हूँ जिसमें हमारी चित्रा मुदगल है, मृदुला गर्ग तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन फिर भी चलो हम उन्हीं के पीछे पीछे आते हैं। उसमें कुछ मिला जुला था, जैसे ममता कालिया हैं, वो जरा संभाल के लिखती हैं
कि ज़्यादा उधर भी न जाए, उधर भी न जाए, है ना? दोनों को सँभाल लो। उन्हीं दिनों तस्लीमा नसरीन थी, वो सबके लिए मिसाल बन गई थी, बांग्लादेशी लेखिका हैं, लेकिन यहाँ रहने लगी, आज भी रहती हैं यहीं पे। वो सबके लिए मिसाल बन गई थी, कुछ उनसे भी मिला, साहस मिला लोगों को कि उन्होंने ये देश निकाला, स्वीकार किया, लेकिन अपनी बात से डिगी नहीं, तो कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो फिर 20वीं ये शुरू हुआ, 2000 के बाद जो शुरू हुआ, नहीं 19 ये 19 के बाद फिर 2000 शुरू हुआ, 2001 2002, ये उसमें थोड़ा बदलाव आया। हमारी बाद की पीढ़ी जो हमारे बाद में पैदा हुई है, वो पीढ़ी आई लेखन में, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उस पीढ़ी के पास अनुभव थे, लेकिन अनुभव तो अपने ही होते हैं ना, अपने जो हमारा वातावरण है, हमारा माहौल है, उसके होते हैं अनुभव। तो उसको शहरों का अनुभव ज्यादा था, वो गांव का चक्कर उनके साथ नहीं था जैसे मेरे साथ रहा। तो मैं जो हूँ थोड़ी रुचि उन चीजों में कम लेती हूँ जहाँ स्ट्रगल कम होता है, लेकिन उनके लिए स्ट्रगल वही था कि हम ब्रा के लिए स्ट्रगल करें, हम सैनिटरी नैपकिन के लिए स्ट्रगल करें। वो तो सरकारी लेवल पे भी है, उनकी बात कोई गलत थोड़ा ही थी, है ना? लेकिन मेरे लिए जो ये था कि ये हो रहा था और आ रहा था, और हम कितने हम अपने बेमतलब में ही कितने हम चरित्र को अपने को उघाड़ सकते हैं, कितने उसके नीचे जा सकते हैं, वही हमारी सफलता भी है ना? क्योंकि चरित्र तो पुरुष के लिए भी जरूरी है और स्त्री के लिए भी जरूरी है। ये नहीं है कि नहीं, चरित्र जो है एक इतनी बुरी चीज है कि जिसे नहीं, जिसकी तरफ ध्यान नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसे तो फिर प्रलय हो जाएगी, ऐसे कैसा वातावरण बनेगा जो आज हम झेल भी रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या हैं, आज झेल रहे हैं हम, क्योंकि घरों में वो माँ बाप को ही देखते हैं। जो संस्कार की बात करते, संस्कार कोई नहीं देता, सिर्फ अपना चरित्र दिखाता है। माँ बाप जो अपना चरित्र दिखाते हैं बच्चों को, और वो दिखाना नहीं चाहते फिर भी दिख जाता है, तो बच्चे फिर उसी लाइन पे चलने लगते हैं, उनके लिए क्या बुराई है ना? तो ये है, ये मैंने यहाँ देखा है, महानगरों में देखा है, गांव में भी पहुंच गया, अब तो गांव में भी देखा है मैंने। तो जो मेन समस्याएं थी, जो मुख्य समस्याएं थी वो पीछे रह गई। लेकिन मैंने कहा अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार तक भी पहुंचाए जा रहे हैं, सरकार भी पैरवी कर रही है इनकी कि सैनिटरी नैपकिन होना चाहिए, कि छुट्टी होनी चाहिए उतनी, तो फिर वो क्या करें जो मजदूर दिहाड़ी करती हैं, जो किसान पत्नियां खेतों में काम करती हैं, वो क्या छुट्टी ले लें, 4 दिन की छुट्टी ले लें वो, तो बच्चे क्या खाएंगे? या वो दोनों जो कमा के अनाज ले जाते हैं, वो दिहाड़ी का क्या होगा? जो छुट्टी नहीं ले सकती। तो ये औरत और औरत का फर्क है, जो हमें कम से कम साहित्यकारों को तो नहीं करना चाहिए, है ना? हमारे लिए हर औरत का दर्जा वही है जो एक औरत के लिए होना चाहिए, है? तो आपको जो सुविधाएं हैं, आपके लिए जो सुविधाएं हैं, उनका अभाव ही बहुत बड़ी समस्या है, और उनके लिए जो आजीविका है, जो रोटी है और जो पानी है, जो कहाँ से लाया जाता है, वो एक समस्या है। तो आप ही इसमें अपना चुनाव कर लें कि आपको कौन सी समस्या चुननी है। आपको स्त्री तो वहां भी है, स्त्री यहाँ भी है, दोनों जगह है। तो मैं कहती हूँ लेखक का कर्तव्य है कि वो ऐसी समस्या उठाए जो वाकई जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। ये समस्याएं जो उठ रही हैं वो जिंदगी पे भारी नहीं है मधु, बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरी समय तो लोग लेखिकाएं कहती हैं कि मैं विरोध करती हूँ, मैं उनसे चिढ़ती हूँ। मैं विरोध नहीं करती, मैं चिढ़ती भी नहीं हूँ। क्यों चिढ़ूंगी मैं? यदि तो मैं ऐसे लिखा नहीं जा रहा हूँ तो मैं चिढ़ूं, मैंने लिखा ना हो तो मैं चिढ़ूं, भाई ये तो इतनी लिख रही है, मुझसे तो कुछ ना हुआ। ऐसा हो सकता है, मनोविज्ञान है ये तो। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
तो मैं यही कहती हूँ, आप वहां तक क्यों नहीं जाती हैं? और जाती भी, ऐसा नहीं है कि सभी की सभी एक सी हो, दो एक आध ऐसी भी निकल आती है जो मेन मुद्दों पर बात करती हैं। तो मेरा उन कहना है, इस विमर्श में कहना है कि इतनी छोटी छोटी समस्याओं को लेके नहीं उठना चाहिए, और सरकार भी हमारी इन्हीं समस्याओं पर ध्यान देगी तो फिर क्या होगा? फिर उस औरत का क्या होगा जो वो जो कोने अंतरे में पड़ी हुई है और पत्थर तोड़ रही है, जो खेतों में बैलों के साथ जुत रही है, उसका क्या होगा? जो दिन रात कहीं पानी लगा रही है, कहीं धान काट रही है, कहीं फसल कटवा रही है, कहीं खलियान उठवा रही है, उसका क्या होगा? क्या उसके बारे में सोचा? क्या तुम्हारा कोई ड्यूटी, लेखक होने के नाते कोई ड्यूटी नहीं है कि उसके बारे में सोचो? तो मेरा कहना ये है, और ऐसा नहीं है कि हमने तो देखा ही नहीं, हम क्यों जाए वहां? क्यों नहीं जाए भाई, आप क्यों नहीं जाए? लेखक को यायावरी जीवन जीना होता है। बाबा नागार्जुन ने ऐसे ही अपना नाम यात्री नहीं रख लिया था। तो कुछ तो उनसे भी तो कुछ प्रेरणा लो। अपने जो लेखक हैं, बुजुर्ग लेखक हैं, जो हमसे क्या क्या कह गए हैं, क्या कुछ भी याद नहीं रहा? उनके जीवन से कुछ भी नहीं लिया हमने? नहीं लिया तो हम कैसे लेखक हैं? है? कुछ तो सीखते हैं ना। तो ये सब बातें हैं, और जब हम ये बातें करते हैं तो निरर्थक लगती हैं लोगों को। तो ये सुविधाभोगी लेखन मधु, इसको मैं प्रिफर नहीं करती। ये सुविधाभोगी लेखन है। ठीक है, हम घूमने गए कहीं, पहाड़ पे गए, पहाड़ वाली कहानी लिख दी। हम समुद्र पे गए, हमने गोवा की कहानी लिख दी। ये क्या है? ये नहीं है। पहाड़ पे भी बड़ी कठिन जिंदगी होती है, उसको लिखो ना। या समुद्र पे मछुआरों की जिंदगी कैसी होती है, उपन्यास पढ़ा होगा मछुआरे, शिव शंकर, तक्षी शिव शंकर का उपन्यास है द चैम्पियन, है ना? पढ़ो उसको, हाँ पढ़ो। है? तो क्यों नहीं लिख सकते? आप क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो मैं नहीं कह रही कि मछुआरी लिखो, लेकिन आप उन जगहों पे तो जा सकते हैं जहाँ ऐसी दिक्कतें हैं, जहाँ जीवन यापन ऐसा है। मैम, क्या आपको लगता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन हिंदी जगत को दे दिया है? इस संदर्भ में आप अपनी आगामी योजनाओं के बारे में बताएं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी, है ना? कभी नहीं सोचा। लोगों ने बताया कि अच्छा लिखा है, मुझे ये नहीं पता था कि कैसा लिखा है ना? तो सर्वश्रेष्ठ तो लिखा है या नहीं लिखा है, या आगे लिखूंगी, ऐसा कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता। क्योंकि सच बात ये है मधु कि लेखक को खुद नहीं पता होता कि हम कैसा लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। या हमने जो विषय उठाया है वो कितना असरदार है, या होगा या नहीं होगा, पाठकों को पसंद आएगा नहीं आएगा, है ना? कुछ नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं होता। अगर हम ये सोच के लिखेंगे तो रचना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये पसंद करेगा, वो नहीं। होती हैं ऐसी रचनाएं भी होती हैं कि ये ऐसी बात मैं कह रही हूँ, पता नहीं किसी को क्या लगेगी, जो मैंने कही भी हैं, और बड़ी बदनामियां भी सही हैं, बड़े विवाद भी सहे हैं। तो मैंने ये सोच के तो नहीं किया था कि इसको पढ़ के कोई क्या कहेगा, इसको पढ़ के कोई क्या कहेगा। मैं तो जो उस परिस्थिति में जो होना है वही कहा, है ना? होना है और होना भी चाहिए। संकल्प होते हैं पात्रों के, पात्र हमारे कहने से नहीं चलते, उनके अपने संकल्प भी होते हैं। आपने जैसा पात्र उठा लिया उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको आपका इतना यथार्थवादी पात्र है और आप उसको आदर्शवादी बना रहे हैं तो अजीब सा लगेगा। तो क्योंकि वो अपनी रो में चलेगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ जो श्रेष्ठ में आएगा। सर्वश्रेष्ठ तो खैर बहुत दूर की बात है ना, मैंने नहीं सोचा था। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, और ये कई जगह बता भी चुकी हूँ, तो मैं भी बता दूँ। जब इज़ननामा लिखा और उसी से मुझे पहचान भी मिली, तो उसका नाम भी तय नहीं हुआ था जब तक। तो वो पांडुलिपि थी,
मैंने 500 पेज लिख लिए अपनी धुन में। 2 ही 3 साल हुए थे आए हुए, मुझे कोई ज्यादा दिन नहीं हुए थे। 90 में पहली कहानी छपी और 92 और 3 के बीच में ये लिख रही थी, क्योंकि 94 के शुरू में तो छप के भी आ गया था। 500 पेज लिख लिए। पता ही नहीं इसमें क्या क्या लिख दिया, जो वो था, जो दिमाग में आया कि हाँ ऐसा 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 सब लिख दिया। फिर मैंने राजेंद्र यादव को दे दी पेज, क्या आप मेरी पांडुलिपि पढ़ देंगे? तो बोले क्यों पढ़ देंगे? मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि ऐसा उसमें क्या है, मुझे यही नहीं पता। अरे बेवकूफ हो, लिखा है यही नहीं पता कि उसमें क्या है। मैंने कहा नहीं 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 पता। वो भी जान गए नहीं है अभी इनके कुछ नहीं पता ऐसे। तो कैसे अच्छा पढ़ दूंगा। मैंने ये बोला है और लिखा भी है। कहा कि पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों का चश्मा बदल जाएगा, तो तुम मेरा चश्मा बनवा देना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो मधु उन्होंने पढ़ी, 500 पेज पढ़े। कोई किसी के 5 पेज नहीं पढ़ता, उन्होंने 500 पेज मेरी राइटिंग के पढ़े। मेरी राइटिंग अच्छी है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, ये मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो पढ़ दिए। तो मैंने कहा कि ये बताइए इसमें कुछ है भी कि मैंने ऐसे ही कूड़ा कबाड़ा लिख दिया है? तो कहने लगे कि हाँ है। मैंने कहा है? मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कुछ सब्सटेंस इसमें है, कुछ इसका उसमें वजन है। कहने हाँ है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, है ना, और मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जो मैं तो पहला दूसरा ही तो मौका था, मैं बड़ी खुश हुई। और फिर मैंने लिखना शुरू किया, 1 ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट। और फिर मैं बीच बीच में राजेंद्र जी को कहती थी एक पढ़ लीजिए एक बार और, है ऐसे करके पढ़वाए 2-3। फिर अपने संतोष के लिए 2-3 ड्राफ्ट और कर लिए। अब सोचो 525 पेज का था और मैंने 6 या 7 ड्राफ्ट किए उसके, बार 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 बार। तो राजेंद्र यादव बोले कि तुम पागल हो, कौन हो तुम, शुरू से लिखने लगती हो? मैं अब जब बताता हूँ कि यहाँ जरा मुझे ऐसा लगा, तो तुम शुरू से लिखने लगती हो। मैंने आप शुरू से पढ़ते हैं तो मैं शुरू से लिख देती हूँ। तो क्योंकि मधु ये बात कहना चाहती हूँ कि हम बीच में से ठीक करेंगे उसे तो वो एक पेबंद हो जाएगा। आपने यहाँ तो ठीक कर दिया, हो सकता है पात्र कुछ दूसरी तरह से एक्ट कर रहा हो, फिर क्या होगा, है ना। इसलिए मैं पूरा पूरा ही लिखती थी फिर। तो जब वो चर्चा में आया तो मैं खुद ही ताज्जुब में, तुम कह रही हो सर्वश्रेष्ठ की बात, मैं तो बड़ी ताज्जुब में की है। तो सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ का मामला तो मेरा ये था, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने कैसा क्या लिख दिया। शायद ये नहीं है कि इसके लिए मैं बड़ी आश्वस्त थी। आश्वस्त एक बात पे थी, जैसे नाचने वालियों को अपने नाच पे आश्वस्ति थी, क्योंकि उनको दाद देते हैं ना सब लोग, ऐसे ही मुझे राजेंद्र यादव के कहने पे आश्वस्ति थी। उन्होंने भूमिका लिखी थी उसकी। फिर वो चाक लिखा, अलमा कबूतरी लिखा, तो वो उनकी नज़र से जब निकल जाता था तो मैं समझती थी कि शायद ठीक है ना। तो ये था। तो सर्वश्रेष्ठ तुमने पूछा और मैंने दुनिया भर की कहानी सुना दी। हाँ। तो और अब सर्वश्रेष्ठ आएगा कि नहीं आएगा मैं कह नहीं सकती, क्योंकि एक उम्र के बाद और एक इतना मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाता, उम्र भी नहीं। अब तो कोरोना है तो, और मैं जब तक अपने गांव नहीं जाती हूँ तब तक मेरी कलम नहीं चलती, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा गहरी नजर से देखने की जरूरत होती है, बहुत कान खोल के सुनने की जरूरत होती है। वो शहर में मुझसे नहीं हो पाती। शहर में बहुत छल और छद्म है, कोई नहीं बताएगा आपको। एक हमारा घर है, वो घर के बराबर घर है, उसकी हमें नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन गांव में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी कहानियां समझ आते ही सुना देंगे पहले। अरे आ गई, हाँ तुमने सुनी नहीं है। तो वे नहीं सुनी तो वो सारी सुना के ही मानेंगे तुम्हें। तो मैं कह रही हूँ कि बैठने के 4 घंटे में कहानी तैयार हो जाती है वहां पे, तुम्हें लिखने की देर है। तो वो मेरे जीवन में या मेरी ही ये सीमाएं हैं कि जब तक मैं वहां नहीं जाती हूँ या फिर रहती भी हूँ
तो लिखा नहीं जाता, इसीलिए मैं गांव में डूबी रही और दिल्ली में रहती रही। दिल्ली में ही पूरा जीवन शादी के बाद बीता है, यही बूढ़े में हो गए, आए थे शादी वादी हो गए हो गया ये, लेकिन मन से या तन से जितना बना वहीं रही, गांव में ही रही। वहाँ एक एक चरित्र, एक एक उपन्यास है। और यहाँ सारा मोहल्ला मिलके एक कहानी नहीं है है ना। जी। तो हाँ, तो ये है कि हो सकता है कि लिखने बैठूं, वहां रहने का मौका मिले। कोरोना में मिल नहीं रहा, बुला तो बहुत रहे, तो जाऊं तो हो सकता है अच्छा कुछ लिख जाए। लेकिन लेकिन जो पढ़ने वाले हैं ना मधु, ये मेरे साथ बड़ी दिक्कत है, सबके साथ है दिक्कत। श्रीलाल शुक्ल नाम लो, तुम तुरंत कहोगी राग दरबारी, कहोगी ना। हाँ, प्रेमचंद नाम लो, कितनी रचनाएं की, तुरंत कहोगी गोदान, रेणु मेलांचल, है ना। ये लेखक के लिए एक समस्या है, उसके और तो सब उसके पीछे छुप जाते हैं, वो एक को याद कर लेते हैं। मेरा नाम लिया जाता है, इधर नाम बहुत बहुत चाक, चलो, और बहुत कोई लेगा तो अलमा कबूतरी, तो चलो दो तीन तो मिलाएंगे फिर भी, है ना। लेकिन एक ही याद रहता है लोगों को। आप 10 लिख लो, आप 20 लिख लो, लेकिन एक है। तो मैंने जो उनसे कहा कि बीरेन, ये एक ही, उन्होंने तो बहुत उपन्यास लिखे, ये एक क्यों गा रहे हैं, राग दरबारी ही लिखा था क्या उन्होंने। तो बोले मैत्री जी बस वही जुबान पर चढ़ गया है, तो मैं मर जाऊंगी तो मैंने कहा 3 के नाम लोगे कि एक ही लोगे, कि जिसके जुबान पे जो आ जाए एक ही लेगा तो अब क्या है, काय के लिए सर्वश्रेष्ठ लिखे हैं ये और बता दो क्योंकि पाठकों को या जो भी हैं सुधी लोग, उनको एक ही चीज याद रह जाती है, पढ़ी चाहे उन्होंने सब हो। जी। तो तुमने ये पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ आने वाला है या है, पता नहीं, पाठकों को ही निश्चित करना पड़ेगा कि क्या था श्रेष्ठ, क्या सर्वश्रेष्ठ। कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो मैम, इस कोरोना काल में आपके ऑनलाइन अनुभव को दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जो अनुभव है, जो अनुभव पूछ रही हो ना, ऑनलाइन अनुभव बिल्कुल नहीं, मतलब इतनी नहीं कि शुरू शुरू में जब आया ये कि आपको ये करना है, तो घबराहट होने लगी, कैसे जुड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, समझ ही नहीं आया, कभी किया नहीं। फिर जुड़ने लगे, फिर आदत हो गई, सीख लिया। हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लोग कहते हैं अरे कर लेती हैं आप, मैंने कहा भाई क्यों अकल थोड़ी बूढ़ी हो गई है शरीर ही तो हुआ है तो मैंने कहा कर लेते हैं, और ज्यादातर किए ही हैं। तो जो तुम पूछ रही हो वो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से कोरोना में हम घरों में बंद हो गए, हम हॉल में कोई गोष्ठी नहीं कर पाए, हम आपस में मिलके गोष्ठी नहीं कर पाए, हम चर्चाएं नहीं कर पाए, हम किताबों के लोकार्पण में नहीं जा पाए, लोकार्पण हुए भी नहीं, ऑनलाइन ही हुआ सारा कुछ। लेकिन एक बहुत अच्छा हुआ कि जो लेखकों की किताबें हैं, जिसमें मेरी भी, वो फिर से जिंदा होने लगी, जिन्हें लोग भूल भी गए थे, वो कहानियां फिर से जिंदा होने लगी, क्योंकि ऑनलाइन उन सबकी चर्चाएं हुई जो नेपथ्य में चली गई थी। किताबें भी, कहानियां भी, जिन्होंने जैसा लिखा, कविताएं भी, जिन्होंने जो लिखा, वो फिर से उभर के आए और लोगों ने ध्यान से सुने। गोष्ठी में तो लोग कितने जुड़ जाएंगे, 100 जुड़ जाएंगे, इसमें हजारों हजारों लोगों ने देखा है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं यही चलन ना हो जाए, चाहे कोरोना तो हट भी जाएगा, ये चलन नहीं हटेगा है। चलो ठीक है, ऑनलाइन कर लेते हैं। हाँ, ना हॉल की चिंता लेने की, किराए की, न लोगों को जुड़ाने की चिंता, अपने घर से हो जाओ लाए, सभी देख ले, बहुत देख लेते हैं। अच्छा अनुभव रहा ये बहुत, हम घर बैठे भी बेकार नहीं हुए, है ना।
और साहित्य से जुड़े रहे। सबसे अच्छी बात तो ये है। और हम नहीं, हमारे साथ कितने नए नए लोग जुड़े, हम कितने लोगों के साथ जुड़े जिन्हें जानते भी नहीं थे। बहुत लोगों से मिले, बहुत लोग हमसे मिले। और ये नहीं, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये दूर दूर के जितने भी राज्य, सबसे मिले। तो ये रहा, मतलब कोरोना में भी हम निष्क्रिय जैसे तो नहीं रहे। लिखा तो नहीं, मैंने तो नहीं लिखा कि कभी किसी की डेथ सुनती हूँ, कभी किसी की मृत्यु हो गई, तो जी बहुत वो होता है, तो वो मूड नहीं बनता, कलम चलती नहीं है। कल भी मैंने फेसबुक पे लिखा था कि मैं अब सन्यासी क्यों हो गई। कई लोग तो कोरोना के बारे में ही तो साहित्य लिख रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं लिखती। हो सकता है थोड़े दिन में उबर जाऊं। जी मैम। मैम, समकालीन स्त्री रचनाकारों के साहित्य पर आप क्या कहना चाहेंगी? लड़के लोग भी अच्छा लिख रहे हैं। लड़के क्या कहूँ उन्हें, लड़के से जो प्रौढ़ होते हैं वो हैं, एक हैं बालेंदु द्विवेदी, लखनऊ के हैं। उन्होंने मुझसे नहीं कहा था कि मेरा उपन्यास पढ़ो या ये, लेकिन उन्होंने एक उपन्यास लिखा, मदारीपुर जंक्शन। मैंने मंगाया उन्हीं से। मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे मंगाया फेसबुक पे वो करके, उन्होंने भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के ही समय की बात है, 2 साल पहले की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनने मुझसे नहीं कहा था, क्योंकि मैं तो समीक्षा नहीं लिखती। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कुछ लिखो, बस ये कहा कि आप बता दें कैसा है तो जरूर। तो मैंने फिर लिखा, बड़ा सा लिखा उस पर, क्योंकि शिवमूर्ति ने कहा बस कहेंगी लिखेंगी क्या। मैंने कहा लिखूंगी भी, अच्छा लगा है तो जरूर लिखूंगी। तो बहुत अच्छा, मतलब आज ही के उसमें में जो राजनीति है हमारी, उस पर था वो, कि मदारीपुर जंक्शन नाम के आसपास कैसी राजनीति है, कैसा क्या है, लोग कैसे रहते हैं। तो अच्छा था उपन्यास। अभी उनका दूसरा है, पढ़ने को आया है मुझे, वाया फुर्सतगंज। वो भी उसी तरह का है। कॉर्पोरेट आता है और कैसे बिल्डर्स आते हैं और आदिवासियों के खेत ले लेते हैं, जमीन छीन लेते हैं, और क्या ये समस्या थी। तो उस पर लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उस तरह लिखा था कि उन्होंने जो खाने का वर्णन किया, तो मुझे लगा कि रणेंद्र एक बार मुझे रांची आना पड़ेगा खाना खाने, है ना। मतलब संस्कृति को लेके भी, समाज को लेके भी, राजनीति को लेके भी हैं, और ये व्यवसायिक चीजों को लेके उन्होंने अच्छे उपन्यास 2 लिखे। जो मेल मेंबर हैं, जो पुरुष हैं, वो भी अच्छा लिख रहे हैं। जो स्त्री हैं वो भी अच्छा लिखने की कोशिश करें। जैसे लेकिन वही बात मधु, कि उनको दिल्ली के बाहर जाना पड़ेगा, है ना। या मेरी ही रुचियां ऐसी। जी बिल्कुल मैम। मैम, मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि हम लोग पिछले 26 साल से हिंदी मेला का आयोजन कर रहे हैं, और जिसमें नई पीढ़ी की व्यापक सहभागिता रहती है। अन्य शहरों में भी बड़े लिटरेरी फेस्टिवल के समानांतर नई पीढ़ी के रचनाकारों और साहित्य प्रेमियों को लेकर हिंदी मेला जैसा कुछ करने की क्या संभावनाएं हैं? देखो, ऐसे कहीं भी लोग उदासीन नहीं हैं कि वो हिंदी मेला जैसा ना कुछ करना चाहें, है ना। तरह तरह से लोग, उनके नाम कुछ और होते हैं, लेकिन करना चाहते हैं और करते भी हैं। मेरे ख्याल में हिंदी भाषी जितने क्षेत्र हैं वहाँ तो होते ही हैं, और जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं मैंने अभी नाम लिया था ना तुमसे, तो जगह जगह वहाँ भी लोग करते हैं। जैसे मैंने नाम लिया था केरला का लिया था, केरला का लिया था मैंने नाम। कर्नाटका से भी होता है, जो मतलब हिंदी भाषी हैं ही नहीं, और हिंदी वहाँ पढ़ाई जाती है जरूर, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, हिंदी डिपार्टमेंट के लोग हैं या हिंदी से जुड़े लोग हैं, वो ऐसा कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं और करते भी हैं। त्रिवेंद्रम नहीं, केरला का ये कोई शहर है, मुझे याद नहीं है नाम। वहाँ वनजा हैं हिंदी के, तो हिंदी में इतने रुचि दिखाते हैं और ऐसे प्रोग्राम भी आयोजित करवाते हैं। वनजा ने अभी वहाँ करवाया था, केरला में करवाया था, मैंने भाग लिया था उसमें, जो कि एक कॉलेज ने किया था।
और मुझे ताज्जुब हुआ कि वहाँ लोगों ने हिंदी की किताबें इस कदर पढ़ी हैं, मेरी ही किताबें इस कदर पढ़ी हैं, मेरी कहानी वहाँ पाठ्यक्रम में चलती है। और कलकत्ते में भी जो मैंने देखा था, तो कोई बोलने आई थी, एक लड़की आई थी बोलने, या कोई मेल मेंबर बोल रहा था, तो उसने जब मेरी कहानी का जिक्र किया तो मुझे ताज्जुब लगा, यहाँ कंचा तुम किसकी हो बिन्नी? तो मैंने कहा हाँ, तो यहाँ कहानी चल रही है। और तुम जो कह रही हो ये दिल्ली है ना, दिल्ली ये देश की राजधानी है, यहाँ मेरी ना कोई किताब चलती है ना कोई कहानी चलती है। तो मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि दिल्ली पे कहानी लिखना कितना मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए, जो गंवई गांव से आ गए यहाँ पे भूलवश इनके साहित्य में आके हम शामिल होने की हमने का दुस्साहस किया, अपने मैले कुचैले पाँव वाली नायिकाओं को ले आए यहाँ पर। तो ये जो मेला, तुम मेले का मतलब क्या होता है मधु? मेले का मतलब ये होता है कि उसमें हर तरह का आदमी आ सकता है, उसमें साहूकार, किसान, मजदूर से लेके सब आ सकते हैं। मेले का तो ये मतलब होता है ना, मेला देख, अगर तुम वैसा मेला जिसे मेला नाम दिया गया है उसमें हर किसी की शिरकत होती है। लेकिन मैं फिर कहूंगी इन मेलों को देखे, है ना, जैसा तुम लोग आयोजित करते आए हो या कर, तो हमारे दिल्ली वालों को भी जरा सबक लेना चाहिए कि वो ऐसे मेले करें जहाँ सब तरह के साहित्यकार सब जगह के साहित्यकार भाग ले सके। जैसे अपने प्रदेशों में हिंदी की स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए, अपने प्रदेशों में हिंदी के लिए सुविधाएं क्या हैं, क्या होनी चाहिए, उसके लिए उत्सुकताएं क्या हैं, क्या होनी चाहिए, इन ऐसे सवालों को लेके, या अपने प्रदेश में स्त्रियों की, दलितों की और जो वंचित लोग हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, ये सवाल होने चाहिए। तो इनको करके, इनको लेके और कर सकते हैं, मेले मेले कर सकते हैं, गोष्ठियां कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, हैं। जो मैं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल की कह रही थी, वहां तो मैंने कहा ना कि शानदार लेखिकाएं बुलाई जाती, शानदार ही लेखक बुलाए जाते हैं, वही कि जिनको पब्लिशर्स ने ऊपर उठाया हुआ है, या किताब बिकने में कितनी रही कितनी नहीं। मैं मानती हूँ कि किताब का बिकना भी एक जरूरी चीज है, पाठकों तक पहुँचती है, लेकिन एक और बात है कि जो हम ये ऊपरी जो करते हैं ना प्रचार, फेसबुक आजकल तो प्रचार का बड़ा भारी माध्यम बना हुआ है, लेखक खुद ही करता रहता है अपनी किताबों की। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे किताब ठीक है कर लीजिए प्रचार, आपके दोस्त ले लेंगे, वो पढ़ लेंगे, आपकी पीठ भी थपथपा देंगे और आप खुश भी हो जाएंगे कि हमारे। लेकिन किताब बहुत बड़ी यात्रा करती नहीं है ऐसे, किताब तो यात्रा करती है उस तरह के रीडर टू रीडर जाएगी, पाठक से पाठक तक जाएगी। पाठक कहेगा आज हमने एक ऐसी किताब पढ़ी, या इन दिनों हम ऐसी किताब जो बहुत अच्छी है, तो तुम भी पढ़ो, या दूसरा भी सुन के पढ़ना चाहेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर की माउथ टू माउथ वो होती है पब्लिसिटी, ठीक है, इसी तरह होती है किताब, अपने पाँव चलती है, किसी के चलाए नहीं चलती। नहीं तो अभी क्या रेणु और प्रेमचंद के अपनी किताबें चला रहे हैं कि फेसबुक पर लिख रहे हैं? नहीं ना, है तो कुछ सबक भी तो नहीं लेते, सबक भी नहीं लेते। तो मैं लेखकों को भी अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, और भरोसा जब ही करेंगे वो, जब वो मेहनत करेंगे, जब वो बातें उस तरह की करेंगे जो पाठकों के दिल में उतर जाए, जब वो पाठकों के दिल से जुड़ के लिखेंगे, या अपने पात्रों के दिल से जुड़ के लिखेंगे, तब होगा। और मेले भी तो तभी लगा पाएंगे। नहीं, मेले लगाने की हिम्मत कितनों की होती है, हाँ? मेले लगाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। यहाँ क्या होता है, छटनी होती रहती है, उसको बुलाया जाए उसको नहीं बुलाया जाए। मेले में तो रुकावट ही नहीं होती, कोई भी आ रहा है, किस तरह भी आ रहा है, देखने ही चला आ रहा है
है, नहीं है लेखक तो देखने चला रहा है किताबें। देखना ही सबसे बड़ी बात होती है कि देख के कहेगा कि हमने इतनी किताबें देखी, ऐसी किताबें देखी, उठा के छू के देखेगा ना। सुनेगा क्या कह रहे हैं लोग। तो मेले लगाना बहुत जरूरी है। और हमें चाहिए मेला, क्योंकि हमारा देश ऐसा है। हमारा देश उत्सवों का देश है। मेले जो लगाए जाते हैं, एक ग्रामीण लेवल पे, इस ग्रामीण स्तर पे मेला देखो, उसमें वो लड़कियां भी जा रही हैं जो आदिवासी गांव की हैं, वो भी अपने मन की चीजें ले रही हैं। और वैसे लोग भी जा रहे हैं जो मध्यम वर्ग के हैं। उसमें जमींदार नहीं जाया करते, है ना, उसमें शहंशाह नहीं जाया करते। इसी तरह ये जो मेला है तुम्हारा, इसमें हम जैसे भी भाग ले रहे हैं, वरना तो हम लिटरेरी फेस्ट में तो आज तक नहीं बुलाए तो तो ये अच्छी बात है ना कि आप जो जिनको मामूली समझा जाता है आप उनको मंच देते हैं, और देना चाहिए, है? तभी तो हमारा साहित्य भी आगे जाएगा। फिर ये क्यों शिकायत कि पाठकों की कमी है, क्यों शिकायत है? इसीलिए शिकायत है कि आपने अपना वर्ग बिल्कुल अलग कर लिया है। इसलिए शिकायत। तो मेला जो है बहुत अच्छी चीज है। और ये तो हमारे गांव जवार से लेके और शहर तक की बात है। जैसे जैसे हाट लगा करती है, जिसे पैठ कहते हैं, कहीं कहीं हाट कहते हैं, वहाँ हर आदमी जा सकता है। तो जहाँ हर आदमी जा सकता है, जहाँ साहित्य से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, वो भी देख सकता है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तुम लोगों को मेरी तरफ से बहुत क्या धन्यवाद है, शुक्रिया है। और ऐसे ही करना ये जरूरी काम है, कोई शौकिया नहीं है, कोई दिखावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। है ना। बच्चे किताब खरीदना भी जाने, है ना। क्या करते हैं, हमारी जो अपर क्लास है वो बच्चों को मोबाइल तो दिला देती है, बच्चों को किताब पढ़ने के लिए नहीं वो करती कि उसको वो किताबों से आकर्षित हो। नहीं, ये नहीं है, ये परंपरा खत्म हो गई है। तो जो भी देखना है, जो भी पढ़ना है, जो भी जानना है, मोबाइल से देखो। मोबाइल में तो पोर्न भी होता है, पोर्न भी होता है। वो किधर ले जा रहा है आपके बच्चों को, आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने नतीजे हैं। तब मैं कहती हूँ कि ये जो है, ये जो संस्कृति है, जिन्हें हम कहते हैं संस्कार, तो ऐसे दिए, कौन दे रहा है संस्कार? माँ बाप दे रहे हैं। और इसको ही उन्नति मान रहे हैं, इसको ही तरक्की मान रहे हैं, इसी को ही प्रगति मान रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बन रहा है? तो ये है। अब ले जाए ना मेलों में, है, मेले दिखाने ले जाए, ये है किताबें, इसमें छांट लो। बच्चों की कमी नहीं है, बच्चों को चित्र बहुत आकर्षित करते हैं। जब किताबें हमारी दूसरी तीसरी क्लास की आती तो हम उनको देखने ही बैठे रहते थे। एक तो उनमें से नई किताबों में खुशबू बहुत अच्छी आती थी, और एक उन पर जो चित्र बने रहते थे ना बच्चों के, एक लड़की के फ्रॉक पहन के, एक लड़के का वो जो है लड़की के बस्ता लेके जा रही है, लड़का बस्ता लेके जा रही है, चोटी बांध के फूल में, और आगे फूल खिले हैं, और क्या क्या तितलियां हैं, ये सारे हैं। तो अभी तक हमें याद है कि अब सांझ आ रही है, चिड़ियां लगी उतरने, पेड़ों से चिड़ियां उतर रही हैं अब सांझ। ये हमने 2-3 में जाने कौन सी में पढ़ा था, तो आज तक क्यों याद है ना, उसे क्यों नहीं भूले हैं। है गुलाब फूलों का राजा, लिली फूल की रानी, चंपा है फूलों की देवी, रूप सुगंध सुहानी। ये कहाँ पढ़ा? ये हमने अपनी उन किताबों में पढ़ा जो हम लाए, या हमारे घर लाई गई और हमें दिखाई कि ये देखो, ये कविता पढ़ो, ये गीत सुनाओ, आओ हम सब झूला झूले, पींग बढ़ाकर नभ को झूले। जब तो यूं ही था, लेकिन आज इसका अर्थ देखती हूँ तो इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है। आओ हम सब झूले न, पींग बढ़ाकर नभ को झूले। आकाश छूने की जो तमन्ना है वो इतनी बड़ी कविता है, जिसको हमने बचपन में रट लिया था और गाते फिरते थे। तो ये चीजें क्यों नहीं है? आज बच्चे कितनी कविताएं रटते हैं, मुझे कोई बता दे। कितनी कविताएं देखते हैं, या कितनी कहानियां उन्हें याद हैं? या ईदगाह कहानी कौन कौन पढ़ता है? अगर पढ़ता होता
और आत्मसात करता होता तो बुजुर्गों की दशा ये नहीं होती। हमारे यहाँ कोई अनाथ ये वृद्धाश्रम नहीं होते। मधु, एक बात कहूंगी कि गांव में वृद्धाश्रम क्यों नहीं होते? हाँ, क्योंकि वहां बुजुर्गों के लिए चाहे गरीबी है, जो भी है, उनके लिए एक कोना तो होता ही है? और वो सलाह भी देने लगते हैं, तो भले उनका जवाब ना दें, कड़वा जवाब ना दें, लेकिन सुन तो लेते ही हैं। हाँ, तो ये इतना सा यहाँ शहरों में नहीं है। उन्हें वृद्धाश्रम में डाले जाते हैं, और वृद्धाश्रम में ज्यादातर अमीरों के वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं तकलीफ के मारे वृद्धाश्रम पे कहानी लिखने की इच्छा करते हुए भी नहीं लिख सकी। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो हमें लिखने भी नहीं देती, क्योंकि मेरे कल्पना में ये बात नहीं आती। और फिर मैं ये सोचती हूँ इस दिल्ली शहर महानगर में आके कि हमने क्या किया है। हमने शायद एक काम तो बहुत अच्छा किया है कि अपने माँ बाप को आदर से, सम्मान से विदा किया है, आदर सम्मान के साथ रखते हुए। उन्हें कभी नहीं लगा कि हमारे बच्चे हमें पूछ नहीं रहे या हमारे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं लगा। उनको तो हमारे बच्चे हमारे ही लगे, और हम बूढ़े होने तक बच्चे ही बने रहे उनके। हाँ, उनको यही तो चाहिए था। तो मैं कहती हूँ कि यही सबसे पुण्य पाप जिसे कहते हैं, अगर पुण्य पाप में जोड़ो तो सबसे बड़ा पुण्य ही हमने किया कि हम अपने माँ बाप को सम्मान से विदा किया है। तो ये जो क्यों नहीं समझते ये लोग यहाँ पे। अरे क्या कहते हैं, एक बात मेरी सुन लो। एक मैंने कहानी लिखी थी, अपना अपना आकाश, वो एक बूढ़ी औरत की थी, और मेरे पास बहुत चिट्ठियां आई थी, और शुरुआत की कहानी थी, बिल्कुल शुरुआत की। तो मुझसे क्या कहते हैं लोग जब मैं दुख जताती हूँ, अरे तुम्हें नहीं पता वहाँ 5 स्टार जैसी सुविधाएं हैं, और वहाँ हर चीज है वहाँ पे। मैंने कहा क्या बूढ़े लोग 5 स्टार जैसी सुविधा चाहते हैं कि अपने बच्चों के नजदीक रहना चाहते हैं? उन्हें नहीं चाहिए सुविधा। वो आपकी गरीबी में, आपकी परेशानी में, आपके सब में रह लेंगे, उसमें शामिल भी रहेंगे, हैं? उतने आपके दुख में उतने ही दुखी हो जाएंगे। वो सुखी और सुविधा में, सुख में सुविधा में विश्वास नहीं करते, केवल अपनेपन में विश्वास करते हैं। और उन्हें अपने से अलग मत करिए, इतना भी नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ की संस्कृति, अब तुम कहोगी कि मैं जो हूँ ऐसी खिलाफ हूँ, हैं, मैं पुरातन पंथी हूँ, लेकिन कई बार मैं पुरातन पंथी हूँ मधु, इन बातों में हूँ। तो यही बात है कि मैंने बहुत कहा अपने बच्चों से। 3 लड़कियां हैं, तीनों अब तो शादीशुदा और अपने पेशे में हैं, डॉक्टर हैं तीनों। तो मैंने बहुत कहा कि विदेश चली जाओ तुम, सब जाते हैं। तो बोली कि तुम चली जाओ, हम नहीं जाते। नहीं, कोई नहीं कही। यही मैंने कहा, अभी भी कहती हूँ कि लोगों के बच्चे विदेश चल, तुम यही मेरे आस पास ही घूमना। अच्छा, तो कैसे हैं कि नहीं, हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हम जाएं यहाँ सब छोड़ के। यहाँ सब है, हम मेहनत करेंगे तो सब कुछ है, हम जुटा लेंगे। तो अपना अपना सोचना है, अपना अपना तरीका है। लोग कहते हैं यहाँ नौकरी नहीं है, अरे मेहनत तो हर जगह है, करो ना मेहनत। हम गांव से आए, हमें कौन पूछता साहित्य में, है? कोई मैं बड़ी विद्वान थी क्या? मैं तो वही अपनी गंवाई गंवार नायिका लेके आई। उन्हें नायिका भी मत कहो, जो औरतें हैं बेचारी, उन्हीं को लेके आई, और उनकी हिम्मत लेके आई, उनका साहस लेके आई, उनका कर्म लेके आई। मन वचन कर्म से जो करती हैं वो नायिकाएं हैं, है? और खाली मन जो स्टेज पे परफॉर्म करती हैं वो नायिका है नहीं, चाहे कुछ भी कह लें ये लोग, मैं नहीं मानती उनको। तो ये सब बातें हैं। तो मैं कहती हूँ, मैं तो मंदा, सारंग और अलमा लेके आई। हाँ, अब वो उनका साहस था कि आप लोगों के बीच आपकी अच्छी सी मंच पे अपने मैले कुचले पांव से खड़ी हो गई। हाँ, और आप हटा नहीं सके उनको। तो मेरा कहने का मतलब मेहनत और कर्म, खाली बोलना ही नहीं होता। मेहनत और जो हमारा काम है, कर्म है, उसका बहुत बड़ा फल हमें
मिलता है, देर भले लग सकती है, जिसमें हम विश्वास नहीं करते, हमें सब चीज जल्दी जल्दी चाहिए, फेम बहुत जल्दी चाहिए, लिखेंगे भी तो सोच के कि फेम कितना हमें प्रचार अपना करेंगे और पुरस्कार कब मिलते हैं। पुरस्कारों के पीछे जो दौड़ मची है तो इतना के पुरस्कारों से नफरत हो जाती है। अगर इस दौड़ को ही पुरस्कार मिलते हैं तो क्या फायदा है? एक किताब लिखी और दौड़ शुरू। हाँ, तो उसका रेफरी कौन है, उसका कौन दौड़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता चलता। तो मेरा कहना यही है, पेड़ पीछे लगाते हैं, फल की पहले इच्छा करते हैं, उसे सींचना और बड़ा करना भी तो होता है। मेला ऐसा शब्द है जो अकेले नहीं होता, अकेला कोई कर भी नहीं सकता, इसमें तो बहुत लोगों की भागीदारी चाहिए, और भागीदारी भी कोई बैठ के नहीं होती है, इसके लिए बहुत कोशिशें, बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। तुमने कोई ऐसा मेला देखा है जो चुपचाप कोई बैठा रहे और मेला हो जाए? नहीं होता ना। तो मेला शब्द ही एक इतने सामूहिक, एक कहना चाहिए हमारी सामूहिकता का एक दृश्य होता है कि हाँ, उसमें हम कितने लोग जुड़ते हैं। और जहाँ तुम लोगों ने जो किया है या करते रहे हो, वो बहुत लोगों को जोड़ के ही होता है। अकेला आदमी थोड़ी मेला कहा जाएगा। मेला तो वैसे ही कहते हैं ना, काय को मेला लगा रखा है, यहाँ वहाँ बहुत लोग जहाँ जुड़े होंगे वहीं कहा जाएगा ये तो जितने भी लोग जुड़े हैं और जुड़ते जाएंगे। आज मैं भी तुम्हारे मेले का हिस्सा हूँ, तो और जुड़ते जाएंगे तो वही मेला उसी से बढ़ता चला जाएगा। तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनकी मेहनत के आगे सिर झुकाती हूँ कि उन्होंने ये सब कर दिखाया है और हम आज उसमें शामिल हो रहे हैं। ये हमारा भी सौभाग्य रहा है कि हम मेले के लायक समझे गए। हाँ, तो यही है, और आगे करते जाओ, क्योंकि यही चीजें तुम्हें भी उत्साह दिलाती होंगी और साहस भी देती होंगी, क्योंकि सबकी मिलके जो बनती है एक हिम्मत, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। ये जो जितने भी यहाँ किसानों का सम्मेलन देख रही हो, वो एक सामूहिक मुहिम है। ये मेला भी पुस्तकों के लिए या क्या कहना चाहिए, साहित्यकारों के लिए या सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जिनको भी जो भी जुड़े हैं, एक सामूहिक मुहिम है जो चला रहे हैं आप लोग। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि सभी साहित्य प्रेमी, संस्कृति प्रेमी इस साक्षात्कार को सुनकर लाभान्वित होंगे। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपका सानिध्य हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सृजनशील रहें। हिंदी मेला के YouTube चैनल के सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। इस साक्षात्कार को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।